क्या आपको मालूम है कि एक बजट ऐसा भी था जो शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कुछ मिनट के बजट की 1977 में जो मिस्टर हीरू भाई एम पटेल ने दिया था, क्योंकि वो सिचुएशन इंटरिम ऐसी थी कि हमें कम टाइम में ही बजट प्रेजेंट करना पड़ा और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं पड़ी। सो हेलो एवरीवन, आई एम राहुल गुजराल। वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आई नो आपके प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, प्रीलिम्स बहुत क्लोज हैं। अगर मैं झारखंड और बिहार के एस्पिरेंट्स के बारे में बात करूं तो मुझे पता है कि कितना ज़रूरी है बजट टॉपिक आपके लिए। तो ट्राई करूंगा वीडियो छोटी रखूं बट कंटेंट ऐसा रखूं कि आपको बहुत काम आएगा आपके प्रीलिम्स में, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द यूनियन बजट 26-27 ऑफ कोर्स। बट उससे पहले कुछ बेसिक बातें जो एक बजट के बारे में हम कहते हैं। बजट क्या होता है? बजट होती है एक ऐसी हमारी ब्लूप्रिंट, ऐसा प्लान जिसमें हम एस्टिमेटेड खर्चे और एस्टिमेटेड रिसीट्स के बारे में बात करते हैं। अब एस्टिमेटेड इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। हम अनुमान लगाते हैं कि आने वाले साल में कितना गवर्नमेंट का खर्चा होगा और कितनी रिसीट्स यानी कितनी प्राप्ति होगी। ठीक है, तो पहली चीज क्या याद रखनी है? एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड होती हैं चीजें। अब आप बात करो, अगर आप बात करो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की बात करो तो आपको पता है कि बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। उसकी जगह नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन इन द आर्टिकल 112 यानी 112। द टर्म बजट इज नॉट एक्सप्लिसिटली यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? और इस साल का बजट किसने प्रेजेंट किया? ऑफ कोर्स हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने, राइट? इट इज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट बजट प्रिपेयर इन द कर्तव्य भवन। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट वॉज द फर्स्ट बजट प्रिपेयर्ड इन द कर्तव्य भवन। ये चीज याद रखनी है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द युवा शक्ति ड्रिवन बजट। यानी किस चीज ने इस बजट को ड्राइव किया है, क्या एक तरीके से मोटिव या थीम रही? ये थी युवा शक्ति ड्रिवन बजट। अब यहां पे पहली इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमने 3 कर्तव्यों की बात करी है इस बजट में। हमने बात करी है 3 कर्तव्यों की। अब वो 3 कर्तव्य क्या है? ठीक है, what are the 3 कर्तव्य? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, पहला कर्तव्य है एक्सेलरेटेड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि तेजी से और आने वाले लोगों के लिए भी ग्रोथ, तेजी से बढ़ना और एक सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ रखना, यानी कि हम वापस डिक्रीज हो जाए ग्रोथ के नंबर्स में। एक्सेलरेटेड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, फर्स्ट कर्तव्य एक्सेलरेटेड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सेकंड, हमें लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है, फुलफिलिंग पीपल्स एस्पिरेशंस, फुलफिलिंग पीपल्स एस्पिरेशंस। ठीक है, थर्ड, विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। तो तीसरा हमारा कर्तव्य हम बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो क्या क्या समझ आया अभी हमें? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इस बजट के पढ़ भी लिए हैं। पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में हुआ है, ठीक है, युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, और 3 कर्तव्यों के बारे में हमने देख लिया है। देखो, अब बजट है तो बजट इज अबाउट नंबर्स। हमें पता है कि नंबर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। उससे पहले 1-2 फैक्ट्स और, ठीक है। शॉर्टेस्ट बजट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर? ये आप बताएंगे कमेंट्स में। हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर, यानी सबसे ज्यादा टाइम तक कौन फाइनेंस मिनिस्टर रहा? ठीक है, सो दैट इज योर क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर इन द कमेंट्स। कमेंट्स में बताओ सबसे ज्यादा, आप बोल सकते हो ड्यूरेशन के लिए, कौन इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर रहा। ठीक है, नाउ अब जो इस साल निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करा है वो 9th कॉन्सिक्यूटिव है, यानी 9 साल से लगातार 9th कॉन्सिक्यूटिव बजट बाय निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, 9th कॉन्सिक्यूटिव बजट प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है ये। ठीक है, क्लियर है बात? नाउ अगर आप बजट के ओवरव्यू की बात करोगे ना, तो बजट ना
हमारा दो टाइप्स हम उसमें बाइफरकेट कर लेते हैं। हम बोलते हैं एक रेवेन्यू बजट, एक हम बोलते हैं कैपिटल बजट, या फिर हम बोलते हैं बजट में एक रिसीट कॉलम होता है, एक एक्सपेंडिचर कॉलम होता है, ऐसे भी बोल सकते हो, राइट। जैसे मैंने क्या बोला, अगर ये आपका बजट है, देखो बजट में हम एस्टिमेटेड रिसीट्स यानी कि हमारी प्राप्तियां और एस्टिमेटेड खर्चे यानी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि कितना खर्चा होगा और कितना पैसा आएगा, राइट, गवर्नमेंट के पास। तो मैंने क्या बोला, एक तो हो गया रिसीट्स और दूसरा हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, यानी कितनी प्राप्ति होगी और कितना खर्चा होगा। प्राप्ति की बात करूं यानी रिसीट्स की बात करूं, अब रिसीट को भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर आप चाहते हो मैं इस पे सेपरेट वीडियो सिर्फ इसको समझाने के लिए बनाऊं तो डू राइट इन द कमेंट्स, आई विल मेक इट फॉर यू, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। तो अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं चीजें, क्योंकि ये टर्म्स यूज होंगे तो हमें सिर्फ रटना नहीं है, हमें थोड़ा बहुत अंदाजा भी, हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सो रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिसीट मतलब प्राप्ति, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। सर ये रेवेन्यू रिसीट और ये कैपिटल रिसीट में क्या डिफरेंस है? देखो दोनों में पैसा आ रहा है, दैट इज ट्रू, क्योंकि गवर्नमेंट इज रिसीविंग द मनी, गवर्नमेंट विल रिसीव द मनी। रेवेन्यू रिसीट मतलब ऐसा खर्चा, यानी दोज टाइप्स ऑफ रिसीट्स विच विल, दो चीजें याद रखनी है, यानी खर्चा, ये खर्चा नहीं है, सॉरी, यहाँ पे प्राप्ति हुई है, ऐसी प्राप्ति हुई है जिससे, यानी आपको पैसा मिला बट आपने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, यानी कि गवर्नमेंट की कोई एसेट कम नहीं हुई, इसमें नो डिक्रीज इन एसेट। दूसरी चीज, नो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, यानी गवर्नमेंट की ना कोई एसेट घटी, ना कोई गवर्नमेंट पे बोझ आया, यानी नो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है। कैपिटल रिसीट में बट ये चीज होगी, कैपिटल रिसीट में या तो गवर्नमेंट की एसेट डिक्रीज होगी, यानी जैसे मान लो गवर्नमेंट ने अपनी कोई गवर्नमेंट एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेच दी, उसके शेयर बेच दिए, तो गवर्नमेंट ने अपना एसेट कम करा, तब गवर्नमेंट को पैसा मिला। दूसरा, गवर्नमेंट ने उधार ले लिया जी, तो पैसा तो मिला गवर्नमेंट को उधार लेके, बट उनके ऊपर एक बोझ आ गया, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत क्लियर करवा पाया हूं, काफी चीजें आपको समझ आने लग जाएंगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर सिमिलर हैं, ऐसे खर्चे जिससे गवर्नमेंट का कोई एसेट नहीं बढ़ रहा, यानी गवर्नमेंट ने खर्चा किया बट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला, गवर्नमेंट को एसेट नहीं मिला, सो नो इंक्रीज इन एसेट। दूसरा, ठीक है, दूसरा नो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, यानी गवर्नमेंट ने खर्चा किया बट गवर्नमेंट का कोई उधार या गवर्नमेंट का कोई बोल सकते हो बोझ, ठीक है, दायित्व कम नहीं हुआ, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें क्या होगा, या गवर्नमेंट ने ऐसा खर्चा किया है जिससे या तो एसेट इंक्रीज हुए, यानी गवर्नमेंट ने मान लो कोई बिल्डिंग बनाई, तो गवर्नमेंट के पास बिल्डिंग आई है ना, गवर्नमेंट ने रोड के प्रोजेक्ट बनाए, तो वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, जो कि हम अभी देखेंगे इस बजट के बारे में, ठीक है। या फिर डिक्रीज इन लाइबिलिटी, यानी गवर्नमेंट ने पुराना उधार के लिए पेमेंट करा, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी अब कम हो जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, शॉर्ट में बताया बट आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, रेवेन्यू साइड और एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट, ठीक है। क्या क्या चीजें समझ आ गई? बजट में एस्टिमेशन की बात करते हैं, आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है, प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। निर्मला सीतारमन जी का 9th कॉन्जिक्यूटिव बजट है, शॉर्टेस्ट बजट भी आपको बता दिया है, 3 कर्तव्यास बता दिए हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की, ठीक है, कि जो हमारा बजट इतना बड़ा है, इस साल बजट की अमाउंट कितनी है बताओ जरा। इस साल बजट की खर्चा है 53, देख सकते हो 53,47,315 करोड़ रुपीस, टोटल खर्चा इज, यू कैन सी। अच्छा, इस साल की सर ड्यूरेशन कितनी लंबी थी? स्पीच थी 1 आवर 25 मिनट्स की, स्पीच ड्यूरेशन कितनी थी? 1 घंटा 25 मिनट, कितने हो गए? 85 मिनट्स, ठीक है। और पहली बार आप कह सकते हो कि संडे को बजट प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, इस बार संडे को बजट प्रेजेंट हुआ था। तो ये स्पीच का टाइम भी आपको याद रखना है। बजट के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम विजन और पॉलिसी बताते हैं, पार्ट बी में हम टैक्सेशन बताते हैं, जो कि निर्मला जी ने बोला इस बार कि हम पार्ट बी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। समझ आई ये बात? तो आप देख सकते हो टोटल खर्चा इस साल कितना आया है हमारे बजट का,
53.47 या फिर आप 53.5 भी बोल सकते हो, रफली 53.5 लाख करोड़ रुपीस कि हम इतना, ये हमारे बजट का अमाउंट है, टोटल खर्चा। अब आ गया देखो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी पढ़ा है, अब चीजें समझ आएंगी। इसमें से रेवेन्यू खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 41.25 लाख करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 12.21 लाख करोड़, यानी कि वो खर्चा जिससे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बना रही है, एसेट बिल्ड कर रही है या अपनी लाइबिलिटी को कम कर रही है। ठीक है, क्या ये चीज समझ आई? पक्का? ठीक है। सो ये 12.2 लाख करोड़ का मतलब क्या है? यानी हैवी स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट्स, यानी ये खर्चा आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या इंडिया में एसेट्स बनाने में क्रिएट होगा। ठीक है, यहां पे हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज फॉर द लॉन्ग टर्म, जिसमें हम इंडिया की डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। रिवेन्यू मतलब जो खर्चा होना ही है एक तरीके से। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी देख सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन डिटेल। ठीक है, नाउ ऐसे ही बहुत सारे फिगर्स हैं, सबको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, साइड हो जाता हूं, पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इंपॉर्टेंट यू कैन से न्यूमेरिकल फिगर्स फ्रॉम द बजट। ठीक है, बट यहाँ पे और जो एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट बार बार पूछा जाता है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखो, डेफिसिट की बात करें तो डेफिसिट बजट कब होता है? तो डेफिसिट का मतलब होता है कि आपके खर्चे ज्यादा है, व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट्स, यानी खर्चे ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो डेफिसिट हो गया। अब डेफिसिट के टाइप होते हैं, एक होता है हमारा रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिवेन्यू रिसीट, यानी कि जो गवर्नमेंट की डे टू डे ऑपरेशन से रिसीट्स आ रहे हैं, यानी चलान से आ रहा है, टैक्स से जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, वो इतना ही इनफ नहीं है कि गवर्नमेंट सैलरी वगैरह जो आमतौर के उनके खर्चे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भूल जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले आम खर्चे ही नहीं कर पा रहा। अगर किसी इकोनॉमी में ये आ रहा है सो इट इज अ वेरी डेंजरस साइन। ठीक है, फिर आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फिस्कल डेफिसिट होता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स में मैंने आपको बताया था, अगर आपने लोन लिया है, गवर्नमेंट ने लोन लिया है, तो वो भी रिसीट का पार्ट है क्योंकि पैसा तो आया, पर हम टोटल रिसीट्स में से टोटल रिसीट में बोरोइंग को नहीं इंक्लूड करते फिस्कल डेफिसिट में। सर क्यों नहीं करते? क्योंकि बोरोइंग असली फिगर नहीं बताता है इकोनॉमी की। तो जब हम इसको हटा देते हैं तब हमें समझ आता है कि हमें लोन चाहिए कितना। यानी मान लो इसका आंसर जो भी आएगा ना, जैसे मान लो कुछ भी आ गया XYZ, इसका आ गया रुपीस XYZ करोड़, तो ये क्या है? हमारी बोरोइंग रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट को कितना उधार लेना पड़ेगा। तो देखो, जितना फिस्कल डेफिसिट हाई होगा इसका मतलब हमें उतना उधार लेना है। ठीक है, उतना हमें उधार से अपना बजट पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस साल कितना है? ये हमारा 4.3% ऑफ द जीडीपी। कितना है फिस्कल डेफिसिट? 4.3% ऑफ द जीडीपी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवेन्यू डेफिसिट भी देख सकते हो, अभी बताया था 1.5% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, ठीक है, अभी कंट्रोलेबल है। जब ये बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ गया ज्यादा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इट इज फाइन। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में डेफिसिट बजट ही होता है, तो टेंशन ये वाली नहीं लेनी कि ओ हम डेफिसिट में ही रहते हैं। सो डेट टू जीडीपी रेशियो 55.6% है, जिसको हमने इस साल विजन भी बनाया है कि 2030 तक हमें इसको 50 +-1 में लाना है। ठीक है, इसको कम करना है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अजम्पशन, हमने अजम्पशन करी है कि हमारी नॉमिनल जीडीपी विल बी 10%, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% होगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखना। ठीक है, तो साइड हो रहा हूं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट नंबर्स याद रखने हैं। आगे बढ़े, चलो। अब अगर आप नेक्स्ट फैक्ट देखोगे, आप ये भी देख सकते हो, रिसीट के फैक्ट मैंने अलग से लिखे हैं और एक्सपेंडिचर के अलग से लिखे हैं। रिसीट में आप देख सकते हो टैक्स से कितना पैसा आया, सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू कितनी है, ग्रॉस और नेट में फर्क होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितनी। अच्छा, नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू में क्या फर्क है सर? देखो, टैक्स रेवेन्यू सिंपली जैसे नाम में बता रहे हैं कि टैक्स से मिलने वाला पैसा। गवर्नमेंट कंपनी से टैक्स लेता है, कॉर्पोरेट टैक्स। गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है आपकी इनकम पर, इनकम टैक्स। और जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी क्या है? टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है सर? जैसे गवर्नमेंट ने चालान काटा आपका, ठीक है, आप हेलमेट नहीं लगाते, आप कह रहे हो मेरे बाल खराब हो जाते हैं हेलमेट लगा के, तो
गवर्नमेंट ने चालान काटा तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास गया, बट वो टैक्स नहीं था, वो चालान था। ऐसे ही गवर्नमेंट ने आप पे फाइन डाला या फिर गवर्नमेंट ने कोई फीस ली रजिस्ट्रेशन की किसी चीज की, सो दैट इज व्हाट, वो चीजें आती है हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। देन कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, यानी बोरिंग को हटा दें तो कैपिटल रिसीट्स कितनी मिली इस बार, 1.18, ठीक है, करोड़, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 80,000 करोड़, यानी कि गवर्नमेंट कितना अपने एसेट बेचेगा। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। डेवोल्यूशन टू स्टेट, यानी स्टेट्स को कितना पैसा दे रहे हैं इस बार, 15.26, यू कैन सी। टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ अजम्पशन 8% ओवर रिवाइज 25-26। कॉर्पोरेशन टैक्स भी आप देख सकते हो। इनकम टैक्स 12,31,000 करोड़, इनकम टैक्स 14,66,000 करोड़। सेंट्रल जीएसटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हिस्सा था जीएसटी का, 10,19,020 करोड़। कस्टम्स कितने मिले इस बार, 2,71,200 करोड़। एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, जो यूनियन गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाता है चीजों पर, सो 3.88 करोड़, 3.88 लाख करोड़। सो दिस इज इन लैक्स, एवरीथिंग इज इन लैक्स, यू कैन सी, क्योंकि बजट बहुत बड़ा होता है, राइट। सो ये थे हमारे रिसीट फैक्ट्स। अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, गिविंग यू 20 सेकेंड्स, जल्दी से। हो गया। ऐसे ही एक्सपेंडिचर फैक्ट देख सकते हो। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में कितना हमारा खर्चा होगा इस बार, 17.71 लाख करोड़। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पे सेंटर स्पॉन्सर करती है, सो 9.89 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 10 लाख बोल सकते हो। इंटरेस्ट पेमेंट, नाउ दिस इज हाई एंड वी शुड कंट्रोल दिस, यानी कि हमारे बजट में से 14 लाख करोड़ रुपीज इज, यू कैन सी, इंटरेस्ट पेमेंट। दैट इज नॉट अ ग्रेट साइन, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट इज वेरी हाई। हमें बहुत पैसा, हम बहुत पैसा अपनी गवर्नमेंट हमारी इतना यूज कर रही है पुराने लोन्स पे इंटरेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो दिस शुड बी कंट्रोल। स्पेशल लोन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्पेशल लोन हम गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एक्सपेंडिचर। इसलिए पहले समझाया था ताकि समझ आए। तो 1,85,000 करोड़। देन यू कैन सी द ग्रांट्स 1.29 लाख करोड़, ठीक है। तो ये है आपकी एक्सपेंडिचर फैक्ट्स, तो इसको भी याद रखो। गिविंग यू 10 सेकेंड्स, स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। आ गया समझ? नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्कीम्स। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको वर्ड्स याद रखने हैं इस आपके बजट से, ठीक है। जैसे कि पहली बात हुई इसमें ऑरेंज इकोनॉमी की। क्या आपको पता है ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? इंपॉर्टेंट है इस साल, याद रखना। क्या है ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है। ग्रीन वगैरह सब सुना है आपने, सर ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? सो इट इज बेस्ड ऑन गेमिंग, सुनी है, मीडिया सुना है, कल्चर सुना है, क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी, मीडिया, गेमिंग एंड कल्चर। सो इकोनॉमी बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, गेमिंग, मीडिया एंड कल्चर। तो दिस तो आपको याद रखना है ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या है। ऐसी इकोनॉमी जो क्रिएटिविटी पे, गेमिंग पे, मीडिया और कल्चर पे भी फोकस करे, यानी इन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे भी काम किया जाएगा। इसके अलावा बुद्धिस्ट सर्किट्स की बात हुई है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बुद्धिस्ट सर्किट्स के बारे में इस बजट में हमने बात करी है। ये क्या है? ये टूरिज्म के सर्किट्स हमने बनाए हैं बुद्धिस्ट साइट्स में, जैसे बोध गया हो गया, ठीक है। सो इसमें गोल क्या है कि हम टूरिज्म बूस्ट करें, हम टूरिज्म बूस्ट करें। सो दिस इज मेजरली फॉर टूरिज्म, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अच्छा, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बात हुई है। सेमीकंडक्टर मिशन, आपको पता है सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने साइंस एंड टेक में भी पक्का पढ़ा होगा, राइट। सो सेमीकंडक्टर मिशन, आप बाय द वे 1.0 कब हुआ था, कमेंट्स में बताना कि सेमीकंडक्टर 1.0 कब हुआ था लॉन्च। पर अब 2.0 हो गया, जिसमें 40,000 करोड़ रुपीस दिए गए। कितना एलोकेशन मिला है इसको? 40,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ जो चीजें मुझे याद आ रही हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे 3 केमिकल पार्क्स की बात हुई है जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए होंगी ऑफ कोर्स, ठीक है, फॉर क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो 3 केमिकल पार्क्स की बात हुई है डेडिकेटेड, 3
केमिकल पार्क्स और केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं रिमेंबर कर सकता हूँ। बायो फार्मा शक्ति के बारे में बात करी गई है, जिसको 10,000 करोड़ पर मिले हैं। वो किस लिए? टू प्रमोट द बायो, यू कैन से टू प्रमोट द बायोटेक्नोलॉजी वाली मेडिसिन, बायोटेक मेडिसिन। ये भी आई गेस आपने साइंस एंड टेक में पक्का पढ़ा होगा अबाउट द बायोटेक ऑल्सो, ठीक है। सो बायो फार्मा शक्ति, फार्मा मतलब आपको पता है मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हो, सो बायो फार्मा शक्ति स्कीम्स के बारे में भी और पढ़ना। इसको 10,000 करोड़ मिले हैं फॉर बायोटेक मेडिसिन। 10,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की बात करी गई है, जहां पे रेयर मिनरल्स हम इंडिया में ढूंढना चाहते हैं, माइनिंग प्लस प्रोसेसिंग होगी वहां पे, उसको भी अलॉट किया, अभी बताऊंगा कितना, ठीक है। और कहां कहां पे हुआ है ये? हमारे सदर्न इंडिया में हुआ है, साउथ ऑफ इंडिया, ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की बात करी गई है, कौन से प्लेसेस में? रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला, यानी कि अब केरलम हो गया है, राइट, एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं इस आपके बजट में, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। CIE स्कीम के बारे में बात कर सकते हो, यानी कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट के बारे में, ताकि हम हैवी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे पाए। तो वो कौन सी स्कीम है आपकी? है CIE स्कीम, ठीक है, क्लियर। सो आई होप आपको बहुत हेल्प हो रही होगी, चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो, लिख लिया सबने, ठीक है। अब आप देख सकते हो और हमारी जो अलग अलग स्कीम्स हैं, MG नरेगा जो कंटिन्यू हुई है, जी राम जी स्कीम 95,692 करोड़ रुपीस, MG नरेगा 30,000 करोड़, जल जीवन मिशन यानी हम जहाँ पे हर हाउस होल्ड को वाटर सप्लाई देना चाहते हैं, जिसको नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन भी कहते हैं, 67.67 करोड़ दिए गए हैं यहाँ पे, 67,000, राइट। PM किसान योजना, ठीक है, 63.5 करोड़, ठीक है। देन प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको पता है रूरल, ये रूरल वाली बात कर रहे हैं कि रूरल साइड में एक हमारी पता है हमारी दो योजना होती है, रूरल भी होती है और अर्बन भी होती है। रूरल वाले में 54,917 करोड़ अलॉट किए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान 43,100 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन पर 39,390 करोड़। भारत नेट तो आपको पता है क्या है, दैट इज योर स्कीम फॉर इंटरनेट, यानी कि 20,000 करोड़। सो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम्स पे 20,000 करोड़। सो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट द स्कीम। कौन सी स्कीम को? ये जो हमारी प्रीवियस चलती हुई जो स्कीम है उस पर और हमने कितना पैसा इस साल दिया है, ये वो है, ये कोई नई स्कीम नहीं है। जो कुछ नई बातें थी मैं आपको अलग से वैसे भी बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री की पुश के बारे में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था बायो फार्मा शक्ति के बारे में, ठीक है, जिसको 10,000 करोड़ दिए मिलेंगे अगले 5 साल। बायो फार्मा शक्ति इंक्लूड्स 3 न्यू NIPRs, देन 7 अपग्रेडेड NIPRs एंड 1,000 प्लस एक्रीडेटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स, ठीक है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ये भी अभी बताया था, जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 1.0 कब हुआ था? क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट 1, सेमीकंडक्टर 1 वाज लॉन्च्ड इन दिस, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। इट वाज अनाउंस्ड टू प्रोड्यूस इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, डिजाइन फुल स्टैक इंडियन IP एंड स्ट्रेंथन सप्लाई चेन्स। देन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, डेडिकेटेड रेयर कॉरिडोर्स पहले ही बता दिया आपको, 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स पहले ही बता दिया, हाईटेक टूल रूम्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय CPSEs एट 21 लोकेशंस। सो 21 जगह पे हाईटेक टूल रूम्स भी बनेंगे। एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम, ये भी मैंने आपको बता दी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे रेयर अर्थ कॉरिडोर्स में प्लेसेस को मत भूलना, स्पेशली मेंशन्ड है तो आपको याद करनी पड़ेंगी, और हार्ड नहीं है, साउथ ऑफ इंडिया में ही है हमारी चारों स्टेट्स, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को पुश देने वाली स्कीम्स की बात हो रही है, क्लियर है?
डन। ऐसे ही हमने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी करी है, जिसमें हम कह रहे हैं 10,000 करोड़ हम खर्च करेंगे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स टू बी रिवाइव्ड। रिवाइव्ड का मतलब, ठीक है, तो क्या बताई अभी तक? दो बातें, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और आपकी लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। अगर आपको लग रहा है कि सर ये किस कंटेनर की बात हो रही है, तो यहाँ शिपिंग कंटेनर्स की बात हो रही है, जिससे आपकी एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में हेल्प मिलती है। ठीक है, ये लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स क्या है? जितनी भी आपकी ओल्ड इंडस्ट्रियल एरियाज है ना, उसको आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड देना चाहते हो या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हो वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल का सेटअप था पहले से, उसको आप वापस रिवाइव कर रहे हो, वापस ला रहे हो। ठीक है, एसएमई ग्रोथ फंड क्या है? ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए है ये। ठीक है, जैसे एमएसएमईज होती है, हमें पता है ना, तो उसके लिए भी 10,000 करोड़ दिए गए। ठीक है, सेल्फ रिलायंट फंड, अगेन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि हम सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत की बात कर सकें। सो दिस इज फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, कॉर्पोरेट मित्रास क्या है? ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, ताकि एमएसएमईज कंप्लायंस कर सके, रजिस्ट्रेशन कर सके और उन्हें बिजनेस सपोर्ट भी मिले। ठीक है, तो ये आपके कॉर्पोरेट मित्रास जो टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स में भी डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, टीआरईडीएस क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम्स। ठीक है, जहां पे जो एमएसएमईज है अपने इनवॉइसेस को सेल करते हैं ताकि उन्हें क्विक कैश मिले। नॉट बहुत डिटेल में मत जाना, बस याद रखना, इज टू बी मैंडेटेड एज द ट्रांजेक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म। तो कौन सा प्लेटफॉर्म होगा विच इज मैंडेटेड फॉर ऑल सीपीएसई परचेजेस फ्रॉम एमएसएमईज इज द टीआरईडीएस। बस प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना है, एंड जेम इज टू बी लिंक्ड विद द टीआरईडीएस। तो बस ये दो बातें याद रखनी है कि किसको किससे लिंक किया गया है। ठीक है, डन। इसका भी स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू आप ले सकते हैं। जल्दी डन हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं टेक्सटाइल पे। टेक्सटाइल के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं इस बार? ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात अब हम करते हैं। जैसे पहले हमारी नेशनल फाइबर स्कीम, नेशनल फाइबर स्कीम। ठीक है, यहां पे हम किस पे फोकस करेंगे? एज द नेम सजेस्ट, फाइबर्स पे, नेचुरल फाइबर्स पे, जैसे सिल्क हो गया हमारा, वूल हो गया, जूट हो गई, इस पे हम खर्चा करेंगे, यानी मैन मेड फाइबर्स पे। दूसरा है आपका टैक्स इको इनिशिएटिव। टेक्सटाइल, टैक्स इज मतलब टेक्सटाइल, टैक्स इको इनिशिएटिव। टैक्स टैक्स वाला टैक्स नहीं है, वो टैक्स टेक्सटाइल वाला है, इसलिए टेक्सटाइल के अंदर बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे हम इस पे फोकस करेंगे कि सस्टेनेबल इकोनॉमी को बचा के हम करें, यानी कि ऐसा, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आपको पता होगा और पता होना भी चाहिए, यानी डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी हम आज के रिसोर्सेज ऐसे यूज करें कि हमारा डेवलपमेंट हो, बट फ्यूचर का डेवलपमेंट हम हिंडर ना करें, सब कुछ हम वेस्ट ना करें। ठीक है, फिर आता है हमारा समर्थ 2.0। अगेन क्वेश्चन फॉर यू, समर्थ 1.0 कब लॉन्च हुआ था? तो यहाँ पे समर्थ 2.0 की बात की गई है। ठीक है, जहां पे हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। किस चीज की बात होगी यहाँ पे? स्किल डेवलपमेंट की। क्लियर है? और श्योर? ठीक है, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स पक्का पड़ा होगा आपने, तो उसकी भी बात करी गई है ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, ताकि हम खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट करें। तो एज द नेम सजेस्ट, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज आप गेस भी कर सकते थे, तो आप यहां भी देख सकते हो। इन तीनों को याद रखना, नेशनल फाइबर स्कीम, टैक्स इको इनिशिएटिव और समर्थ 2.0। आई नो दैट आपको ऐसा लगेगा सर बहुत तेज बोल रहे हैं, क्योंकि देखो तेजी से एग्जाम आ रहे हैं, तो इससे अच्छा आप 2x करके देखो। तो मैं पहले से ही 1.5x में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर आपने 2x कर दिया तो टेक्निकली 3x हो जाएगा, अब आपके ऊपर है वो। ठीक है, आर यू दैट टैलेंटेड कि आप 3x में समझ लो? वेरी गुड। ठीक है, नाउ टेक्सटाइल खादी स्पोर्ट्स, अगर आप यहां देखोगे तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विद 5 पार्ट्स, नेशनल फाइबर स्कीम बता दी है, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट स्कीम, टैक्स इको इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, और समर 2.0 ये भी बता दिया। नेशनल फाइबर स्कीम्स कवर्स नेशनल फाइबर्स, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इज फॉर खादी हैंडलूम, एंड अ डेडिकेटेड स्पोर्ट गुड्स इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड, कि इसके थ्रू हम स्पोर्ट गुड्स पे भी फोकस करेंगे। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, एक प्रोग्राम और हुआ है, टेक्सटाइल समझ आ गया। इंडिया कैश्यू एंड कोकोआ प्रोग्राम, ताकि हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स को हम प्रमोट कर सके एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के लिए, यानी कि हम एग्रीकल्चरली भी डाइवर्सिफाई करें और क्रॉप्स पे जाए। सो इंडिया कैश्यू एंड कोकोआ प्रोग्राम के बारे में भी याद रखना। कौन सा? इंडिया कैश्यू एंड कोकोआ प्रोग्राम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंडिया कैश्यू एंड कोकोआ प्रोग्राम, ठीक है। एनीथिंग एल्स विच इज लेफ्ट इज वन मोर इज पूर्वोदय स्कीम, जो हमारे पूर्व ईस्टर्न इंडिया डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। एज द नेम सजेस्ट, पूर्वोदय स्कीम इंपॉर्टेंट है गाइस, पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। फोकस ऑन द ईस्टर्न इंडियन डेवलपमेंट, ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इस साल दिव्यांग कौशल योजना आई है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए, इसको याद रखना है। अच्छा, आपको पता है कि 17 ड्रग्स, इंपॉर्टेंट ड्रग्स फॉर कैंसर पेशेंट्स जो होती है, उस पर पहले एक्साइज लगता था, उससे हमने एक्साइज ड्यूटी रिमूव कर दी है। सो मेडिसिन चीपर हो गई है कैंसर पेशेंट के लिए। सो एक्साइज ड्यूटी रिमूव्ड ऑन 17 ड्रग्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैंसर पेशेंट्स। 17 ड्रग्स, ब्रैकेट में आई एम राइटिंग कैंसर। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखना है, ठीक है, ताकि हमारा हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो पाए, ठीक है। So you can see here as well that public capex इंक्रीज हो गया है हमारा, पिछली बार 11.2 था, यानी केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें पता है क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी चीज है, तो हमने बढ़ा दिया है इसको। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड विल बी सेटअप, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल कनेक्ट दानकुनी टू सूरत, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैप में लोकेशन याद रखना, ठीक है। 20 new national waterways are to be operationalized over 5 years starting with NW5 in Odisha, ठीक है। नेशनल वाटरवेज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे 20 नए नेशनल वाटरवेज सेटअप किए जाएंगे। देन कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम्स, एम्स इसका गोल है, याद रखना है, टू रेज इनलैंड वाटरवेज प्लस कोस्टल शिपिंग शेयर फ्रॉम 6%, अभी 6% शेयर है, हम चाहते हैं 2047 यानी जब हमारा डेवलप्ड होने का टारगेट है तब हम इसको 12% तक ले आए। देन Seaplane VGF scheme was announced. City economic regions, 5,000 crore per CER over 5 years. 7 high-speed rail corridors, very important. Again, locations याद रखनी है, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी एंड वाराणसी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी वाली तो आपको पता ही है, हमेशा न्यूज में रहता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी, ठीक है। तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। 5 tourism destinations in the 5 Purvodaya states and 4,000 electric buses were announced, ठीक है। So very important, again please take a screenshot आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करो 16 फाइनेंस कमीशन, तो 16 फाइनेंस की कमीशन की रिकमेंडेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने, तो आपका एक लिटिल आई गेस आपने गवर्नेंस में पढ़ा होगा, 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में और पढ़ना, बस ये बता रहा हूं कि उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, रिकमेंडेशंस एक्सेप्टेड, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट में बताओ हु इज द चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुई है, तो 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है अभी। और बाय द वे फाइनेंस कमीशन विच आर्टिकल बता दो पॉलिटी वालों, यस आर्टिकल 280, और उनकी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 है, और उनकी रिकमेंडेशन कौन से आर्टिकल में है, 281 में, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद होगा, ठीक है। अच्छा, अब 2 चीजें और बिफोर वी एंड एंड सी मोर स्लाइड्स, रुपी कहां से आ रहा है हमारा, कितना परसेंट और कहां जा रहा है, ठीक है। 2 चीजें और बात करूंगा, पहले कुछ स्कीम्स और देखते हैं, फिर हमें कुछ फाइनल बातें करनी है बजट के बारे में। मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। सो हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत विल बी सेटअप, द फेमा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स
विल बी रिव्यूड टू सिंप्लीफाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फेमा की फुल फॉर्म बताना। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसने किस एक्ट को रिप्लेस किया था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को। क्यों किया था? क्योंकि रेगुलेशन में ऐसा लगता था कि हम हर चीज को रेगुलेट कर रहे हैं, मैनेजमेंट में हम कह रहे हैं, एक सॉफ्ट वर्ड आ गया, हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, काम सेम ही है। ठीक है, देन यू कैन सी द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम विल राइज फ्रॉम 5 to 10%। देन अ मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क एंड टोटल रिटर्न स्वैप्स। बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस फैक्ट्स है। 100 crore incentive was announced for a single bond issued above 1000 crore to encourage municipal bonds। ठीक है, तो बॉन्ड्स के बारे में इकोनॉमिक्स में हमने जब पढ़ा था तो उसी से रिलेटेड है कि उस पे 100 करोड़ का इंसेंटिव है फॉर अ सिंगल बॉन्ड इश्यू अबव 1000 करोड़, ताकि म्यूनिसिपल बॉन्ड लोग खरीदे और एनकरेज करें, म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड्स इशू करें। ठीक है, सो दैट इज ऑन द फाइनेंस मार्केट्स एंड बैंकिंग। सो आई गेस हमने मेजरली सारे सेक्टर्स कवर करे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं। मेरा टारगेट है कि 45 मिनट्स के अंदर मैं वीडियो खत्म करूं, और ऐसा ना हो कि मैं अनशंड बातें कर रहा हूं या ऐसे कुछ आपसे बहुत ही ज्यादा मजाक चल रहा है टाइम। नहीं, मैं वैसे नहीं करूंगा। जरूरी है लाइटली पढ़ाना, जरूरी है मजे करके पढ़ना, मैं भी वही चाहता हूं, बट ये नहीं चाहता कि इस टाइम पे, इस क्रूशल टाइम पे आपका टाइम वेस्ट हो। तो आई रियली होप जो भी बता रहा हूं आपके बहुत काम आएगा, एंड आएगा भी, बिल्कुल आएगा। ठीक है, ठीक है। सो 1 लाइन रिवीजन लिस्ट भी मैंने आपके लिए बनाई है, और सेक्टर वाइज भी मैंने अभी आपको बताऊंगा। सो 53.5 लाख करोड़, एवरीथिंग इज इन लाख करोड़। 53.5 और एवरीथिंग इज इन लाख करोड़ रुपीस। सो 53.5 लाख करोड़ इज द टोटल एक्सपेंडिचर। 12.2 लाख करोड़ इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। 4.3% इज द फिस्कल डेफिसिट। बताया था क्या होता है, कितनी बोरिंग चाहिए गवर्नमेंट को। 55.6% डेट टू जीडीपी, नॉट अ ग्रेट अमाउंट। बताया मैंने आपको 2030 तक हमारा टारगेट है, इसको हम 50% के आसपास ले आए। 36.5 लाख करोड़ रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, कितना पैसा मिला है बोरिंग को हटा के। 28.7 लाख करोड़ नेट टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से कितना रेवेन्यू आया है। 10,000 करोड़ हमने बायोफार्मा शक्ति पे दिया है, एसएमई ग्रोथ फंड में दिया है, और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। सो 3 स्कीम्स को 10,000 करोड़ मिले थे, एक साथ लिख दिया आपके लिए। और 40,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मिला है। ठीक है, इसको भी जल्दी से देख लो। 1 लाइन रिविजन लिस्ट, स्क्रीनशॉट डन, वेरी गुड। नाउ आई नो आप पूछोगे सर एजुकेशन में कितना खर्चा हुआ है, सर डिफेंस में कितना खर्चा हुआ, तो देख लो। सबसे आज तक का हाईएस्ट आप बोल सकते हो डिफेंस में 6.2 लाख करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पहले ही पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी एंड स्पेशली फॉर द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। रेलवेज पर कितना किया है देख सकते हो, रोड एंड हाईवेज 2.7 लाख करोड़। बाय द वे पता है ना कि रेलवे और रेलवे बजट पहले अलग होता था, तो किस साल में वो साथ में आए, कमेंट प्लीज। ठीक है, आई गेस 4-5 क्वेश्चन हो गए, बस बहुत हो गया, तो इसका भी आंसर देना। एग्रीकल्चर 1.5 लाख करोड़, एजुकेशन 1.25 लाख करोड़, हेल्थ 1 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट 2 लाख करोड़ प्लस। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रूरल डेवलपमेंट इज लाइक इट इज वेरी क्रूशियल फॉर एनी इकोनॉमी कि हम रूरल एरियाज को भी डेवलप करें। सो दिस इज द सेक्टर वाइज एलोकेशन ऑफ द बजट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी लिखो। लास्ट चीज मैं बताऊंगा, रुपी कहां से आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है कौन से सेक्टर से एक तरीके से, और किस तरीके से पैसा जा रहा है। सो रुपीज कम्स फ्रॉम एंड रुपीज गोस, ये 2 चीजें हमें लास्ट बात करनी है। डन। पहले बात करेंगे रुपी कम्स फ्रॉम, रुपी कहां से आ रहा है। देखो 18% आपका कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। 18% पैसा सरकार के पास कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 21% इनकम टैक्स से आता है, तो टैक्सेस बहुत बड़ा शेयर होता है मिला के। ठीक है, 18% कॉर्पोरेट टैक्स, 21% इनकम टैक्स, 4% कस्टम ड्यूटीज, 4% कस्टम्स। ठीक है, तो आपको तो ये लगेगा सर इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा आ रहा है, रुको जरा, सबसे ज्यादा आता है बोरोइंग से और लाइबिलिटीज से, विच इज नॉट अ ग्रेट साइन ऑफ कोर्स। 24% बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज। उधार से रिसीट्स कितनी है, 24%। बोरोइंग या बोझ यानी कि दायित्व, लाइबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा 6% यूनियन गवर्नमेंट का स्पेशल एक्साइज, 6% एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, मेजर चीजें याद रखनी है।
ठीक है। 2% नॉन डेट कैपिटल रिसीट, 10% नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा सर जीएसटी से कितना आता है? जीएसटी और बाकी टैक्सेस से 15% आता है। 15% जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। यहाँ में मेन चीज याद रखना कि हाईएस्ट प्रोपोर्शन कहां से आ रहा है? बोरिंग से और लाइबिलिटी से। आई नो पूरा 100% नहीं हुआ, बट मैं आपको मेजर चीजें बता रहा हूँ। दिस इज फ्रॉम वेयर द रुपी कम्स फ्रॉम। इसके अलावा नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। नाउ लास्ट इज रुपी गोस टू। पैसा जाता कहाँ का है? ठीक है, जो खर्चा हो रहा है जा कहाँ का रहा है? स्क्रीनशॉट डन। ओके, रुपी गोज टू। रुपी जा कहाँ है? 22% स्टेट। किस 22% कहाँ जाता है? स्टेट्स के पास। स्टेट का जो टैक्स का शेयर है, जब हम जीएसटी लेते हैं तो उसमें से 22% स्टेट का शेयर है। जो हमारा रुपी जितना हमारा आया उसमें से 22% स्टेट को हम शेयर देते हैं ऑफ देयर टैक्सेस। 17% सेंट्रल सेक्टर, 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जाता है। 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। डन। 6% हमारी मेजर सब्सिडीज में। सब्सिडीज पता है ना आपको, फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। 11% डिफेंस। गुड नंबर। ठीक है, हमने काफी इंप्रूव किया है इसमें, बिकॉज इट इज अ नेसेसिटी फॉर अस बिकॉज ऑफ आवर नेबरहुड, यू नो, इंटरनेशनल रिलेशंस। आप एक्सपर्ट हो। ठीक है। 20% इंटरेस्ट पेमेंट। नाउ दिस इज बैड, यानी 20% हमारा पैसा इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। नॉट अ गुड साइन। ठीक है, मैं क्रॉस लगा रहा हूं, मतलब अच्छा साइन नहीं है। एट 8% जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर करती है स्कीम्स उस पे 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, CSS। So this was the Union Budget 26-27 simplified, and where I tried to explain everything within 45 minutes, and I hope कि मैं उतने में कर पाया हूँ. I guess yes, we have done just behind the 45-minute mark. So I really hope आपका पेपर अच्छा जाए. आंसर जरूर करना कमेंट में, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और कोई इकोनॉमी में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में तो प्लीज राइट इन द कमेंट्स. आई एम राहुल गुजराल, विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुद पे भरोसा, खुद पे यकीन, दोनों करते रहो. मैं हूं राहुल गुजराल, मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में. सो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और अपना बहुत ध्यान रखो. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.